वेलकम टू जीएस वाणी। आप सभी का जीएस वाणी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में संविधान सभा की मांग पर चर्चा किए थे कि भारतीयों ने किस प्रकार से संविधान सभा की मांग की थी। एक लंबे अरसे तक मांग चलने के बाद 8 अगस्त 1940 को मांग स्वीकार कर ली गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में। फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा संविधान सभा बना दी गई थी, यानी मूर्त रूप संविधान सभा को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना से मिला था। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है, इस संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का निर्धारण किस आधार पर हो, संख्या कितनी रखी जाए, कौन लोग सदस्य हों। तो इस प्रकार से संविधान सभा की संख्या निर्धारित करने में कैबिनेट मिशन की योजना यह थी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेगा। उस समय की टोटल भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़। उस 40 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से कुल सदस्य संख्या निर्धारित हो चुकी थी 389। संख्या का आधार क्या है, यानी अगर हम बात करें संविधान सभा तो कुल सदस्य संख्या अगर हम इनकी बात करें तो कुल सदस्य संख्या इनकी कितनी निर्धारित हो चुकी है, ये है 389। और ये 389 जो सदस्य संख्या निर्धारित हुई, ये 389 सदस्य संख्या किस आधार पर निर्धारित हुई है, इस आधार पर कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित हुआ है। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करेगा। कहा गया जो संविधान सभा है इसके 2 भाग होंगे। 2 भाग का मतलब क्या, कुछ क्षेत्र भारत में इस प्रकार का था जहां पर डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन चल रहा था, यानी वो ब्रिटिश क्षेत्र के डायरेक्ट अधीन हुआ करते प्रांत थे, वो क्षेत्र थे। तो अगर कहा जाए कि एक तो था ब्रिटिश क्षेत्र, यानी ब्रिटिश क्षेत्र का मतलब है जहां पर सीधा अंग्रेजों का नियंत्रण है। इस ब्रिटिश क्षेत्र को हम लोग 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं। और वो क्यों 2 पार्ट से करते हैं, क्योंकि एक भाग वो था जो ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांत मतलब आज के डेट के राज्य के से तुलना कर सकते हैं। उस समय 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, जिन्हें आयुक्त प्रांत बोलते थे अंग्रेज। आज से अगर हम तुलना करें तो संघ शासित यानी केंद्र शासित क्षेत्र से कर सकते हैं। चीफ कमिश्नरी प्रांतों की संख्या थी 4 और ब्रिटिश प्रांत उस समय थे 11। कहा गया कि ये जो 389 सदस्य संख्या है, इनमें से ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से कितने सदस्य लिए जाएंगे, तो कहा गया यहां से 296 सदस्य लिए जाएंगे। फिर कहा गया जो बाकी हिस्सा बचा उसे क्या कहा जाता था, जो बाकी हिस्सा बचा उसे देसी रियासतें कहा जाता था। यानी देसी रियासतें हैं जहां राजा रजवाड़े अभी भी हैं और उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी है, पर अभी भी राजा का पद वहां पर है। उन्हें देसी रियासतें कहा जाता था। इस देसी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए, क्योंकि जब 296 सदस्य यहां निर्वाचित हो गए, 389 में से 296 इधर हो गए, तो बचे जो थे वो 93 वो देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से सदस्यों को मनोनीत किया गया है, यानी उनका निर्वाचन नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे सदस्य कैसे हैं, मनोनीत हैं, नॉमिनेटेड सदस्य हैं। इस देसी रियासत के जो राजे रजवाड़े हैं, उनके जो राजा होते थे, उन्होंने मनोनीत कर दिया है, जिसका नाम भेज दिया वही सदस्य बन गया है, यानी उनका निर्वाचन चुनाव नहीं हुआ है। इधर वाले सदस्य, इसका मतलब यही हो गया कि ये सदस्य निर्वाचित हैं, यानी इनका निर्वाचन होगा, तो निर्वाचित सदस्य हैं। फिर प्रश्न आपसे पूछेगा कि निर्वाचन किस प्रकार से हुआ है, क्या वयस्क मताधिकार पे निर्वाचन हुआ है? बिल्कुल नहीं। भारत की संविधान सभा के जो 296 निर्वाचित सदस्य हैं भी वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है। क्यों ऐसी बात है? ये निर्वाचन उस आधार पे हुआ है कि उस समय जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, यानी आज की डेट में अगर हम बात करें, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, जैसे आज का विधायक, हर राज्य के अपने अपने प्रांतीय विधानसभाएं हैं, उनमें सदस्य विधायक हैं, वैसे ही उस समय की जो प्रांतीय विधानसभा थी 1945 वाली 1945, उस समय की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उस प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, प्रांत स्तर की जो विधानसभाएं हैं उनको जनता ने निर्वाचित किया था प्रत्यक्ष रूप से, हालांकि केवल 10% जनसंख्या ने किया था।
10% जनसंख्या ने अपने राज्य के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए थे। उन राज्य के विधानसभा सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कर दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है, बल्कि विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित। यानी उस समय की प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन हुआ। एक बात स्पष्ट हो गई। चुनाव की प्रक्रिया क्या रही है, निर्वाचन की प्रणाली क्या रही है? इनकी निर्वाचन की प्रणाली कैसी रही है? एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इस प्रकार की विधि में वह व्यक्ति विजयी नहीं होता है जो सर्वाधिक मत प्राप्त करे, बल्कि वह व्यक्ति विजयी होता है जो एक निश्चित कोटा प्राप्त करता है, और जितने कैंडिडेट वहां होते हैं उन सभी कैंडिडेट में जो सबसे कम मत प्राप्त करता है उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है, उसके मतों को बाकी मतों में जोड़ दिया जाता है, बाकी जितने कैंडिडेट हैं उनमें जोड़ा जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी पद्धति से होता है। इस आधार पे एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे निर्वाचन हुआ, और ये निर्वाचन 296 सदस्यों का हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित है, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं कर रही है। हालांकि पहले वीडियो में हमने आपसे कहा था वयस्क मताधिकार के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी, परंतु वह मांग अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं की थी। हम लोग बात कर चुके 1938 में उन्होंने ऐसा कहा था, पहले वाले वीडियो में कह चुके। तो ये जो ब्रिटिश प्रांत से यहां पर आए, इस 11 प्रांतों से इन 296 में से कितने सदस्य चुने गए? तो 292 सदस्य तो इन ब्रिटिश 11 प्रांतों में से चुने गए। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, चारों में से एक एक सदस्य चुना गया, यानी 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से सदस्य आए। प्रश्न बहुत अच्छा बनाएगा कि इनमें से कौन सा चीफ कमिश्नरी प्रांत नहीं था। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन है उन्हें देखिए। एक चीफ कमिश्नरी प्रांत है दिल्ली, दूसरा चीफ कमिश्नरी प्रांत है कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक का क्षेत्र था। ये जो कुर्ग है ये कर्नाटक का क्षेत्र। एक था बलूचिस्तान, ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वर्तमान में पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान के अलावा एक अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? अजमेर मारवाड़ा। राजस्थान का क्षेत्र है अजमेर मारवाड़ा। ये 4 क्षेत्र हैं, इन चारों को चीफ कमिश्नरी कहा जाता था। यहां से 4 सदस्य, और ब्रिटिश प्रांत 11 थे, उनमें से 292 सदस्य। 292 और 4 हो गए 296 सदस्य। 296 और 93 देसी रियासतों से दोनों को मिलाया हो गए 389। ये कुल 389 सदस्यों का इस प्रकार से निर्वाचन हुआ। अब जो निर्वाचन हुआ है, इस निर्वाचन में एक प्रश्न आपसे यह भी कह सकता है कि ठीक है, आपने ये कह दिया कि सदस्यों का बंटवारा देसी रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों से किस प्रकार हुआ, वो तो आपने बता दिया। ये भी तो बताइए कि ये जो बंटवारा हुआ था क्या सांप्रदायिक आधार पर भी किया था? अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर इसका बंटवारा कर रखा था। उन्होंने कहा जो 296 सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं उनमें कुछ तो सामान्य होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे और कुछ सिख होंगे, यानी सांप्रदायिक विभाजन भी कर रखा है। ये सांप्रदायिक विभाजन अंग्रेजों की पुरानी नीति थी। देश को बांटने की एक योजना वो डाल देते थे जरूर इसमें, और वही यहां भी कर रहे हैं। तो सांप्रदायिक रूप से जो विभाजन हुआ उस पर बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि इसमें विभाजन में क्या कहा गया? कहा गया जो सामान्य सदस्य होंगे, सामान्य वर्ग के जो सदस्य होंगे वो 213 सदस्य होंगे। कहा गया जो मुस्लिम वर्ग के सदस्य होंगे, मुस्लिम वर्ग, इस मुस्लिम वर्ग के सदस्यों को उन्होंने कहा 79 होंगे। और कहा गया जो सिख वर्ग है, इस सिख वर्ग के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या इन्होंने निर्धारित कर दी 4। कुल मिलाकर के ये 296, इनको अगर सबको जोड़ें तो 296 सदस्य आते हैं, यानी 296 में 213, 79 और 4। इस प्रकार से टोटल 296 का सांप्रदायिक विभाजन है और 296 का ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी में विभाजन है। ये जो चुनाव हुए, ये चुनाव हो कब रहे हैं? अगर बात किया जाए, ये चुनाव हो रहे हैं जुलाई 1946, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ये किस योजना के आधार पर बनी हुई है? कैबिनेट मिशन
योजना के आधार पर। ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी 24 मार्च 1946 यहां पर आई थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर इस प्रकार का विभाजन हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। आगे इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहां अगर हम देखें तो किस प्रकार से यहां विभाजन हो रहा है इस संविधान सभा के द्वारा। अब संविधान सभा अपना कार्य करना शुरू करती है और संविधान सभा में सदस्य जो निर्वाचित हुए उनका निर्वाचन आपने देखा। अभी इनका परिणाम देखते हैं। चुनाव तो हो गया, चुनाव के परिणाम किस प्रकार से आते हैं उसको ध्यान दीजिए। तो यहां हम लिख रहे हैं चुनाव परिणाम। जो चुनाव हुए जुलाई 1946 में उसके क्या परिणाम है। कांग्रेस जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी इसको 208 सदस्य इसके जीत के आए। मुस्लिम लीग जो उस समय की मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है उसे केवल 73 सदस्य प्राप्त हुए। और अगर पूछा जाए निर्दलीय कितने थे तो निर्दलीय सदस्य थे 8 और छोटे जो दल थे वो छोटे दलों से जीत के आए थे 7। जैसे उस समय एक बंगाल में पार्टी चलती थी कृषक प्रजा पार्टी, नोट्स में लिखिएगा आप, 1 सदस्य वहां से हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी 1 सदस्य वहां से हुआ। यहीं पर थी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को भी 1 सदस्य प्राप्त हुआ। ये 7 सदस्य ऐसे और 8 निर्दलीय जो किसी दल से नहीं लड़े थे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 8 और 7 15 यानी 15 सदस्य ऐसे थे जो अन्य हैं। इन दोनों पार्टियों के अलावा 208 और 73, 281 और 15 ये 296 का परिणाम आ गया। जिन 296 सीटों पर चुनाव हुए उनका परिणाम ये आपके सामने रहा। अब देखते हैं कि जब ये संविधान सभा में 73 सदस्य मुस्लिम लीग के आए। मुस्लिम लीग ने उम्मीद किया था कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएंगे क्योंकि हम मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस किनारे हो जाएगी। लेकिन जब परिणाम आए तो मुस्लिम लीग परिणाम से संतुष्ट नहीं हुई। हालांकि आप ये जानते हैं कि मार्च 1940 से लगातार मोहम्मद अली जिन्ना ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। यहां परिणाम जो आए वो भी चौंकाने वाले हैं। मुस्लिम लीग परिणाम में बहुत कम पार्टी के रूप में बहुत कम सदस्य जीत के आए। इस वजह से मुस्लिम लीग ने अपनी मांग और बढ़ा दी और उन्होंने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग बैठक में बाइकआउट कर रही है, जा ही नहीं रही है। अब ये जो सदस्य आए हैं इन सदस्यों के आधार पर अब क्या क्या प्रश्न बनेंगे, जो फैक्चुअल प्रश्न थे वो सारे के सारे आपके सामने हैं। अब कहा जाएगा जो चुनाव परिणाम आए इन चुनाव परिणामों के बाद संविधान सभा अपनी बैठकें शुरू करेगी। तो कहा जाएगा कि संविधान सभा संविधान सभा इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम लीग के बहुत चर्चित व्यक्ति, महात्मा गांधी इन्हें कायदे आजम कहते थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। खुद महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इस बात को भी याद रखना है कि हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव स्वयं संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना है। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं और इतने बड़े संविधान के ज्ञाता थे वो कि केवल भारत का ही संविधान बनाने में नहीं बल्कि म्यांमार का संविधान बनाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति थे बेनेगल नरसिंह राव। इतनी बेहतर संविधान की समझ है, लेकिन वो हमारे संविधान सभा के केवल संवैधानिक सलाहकार हैं, सदस्य नहीं है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा पे कुछ फैक्ट यहां ध्यान रखना है। कुल अधिवेशन कितने हुए, यानी कुल कितनी बैठकें हुई हैं, इस पर पुस्तकों में बहुत इधर उधर डेटा मिलता है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए। कुल बैठकों की अगर हम बात करें तो 12 हुए, 11 + 1। 11 क्यों 1 क्यों कह रहे हैं हम अलग से? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुस्तकों में 11 लिखा हुआ मिलता है। अधिवेशन जो इसके टोटल हुए यानी टोटल संविधान सभा की जो बैठकें हुई वो 12 हैं, क्योंकि अंतिम बार 24 जनवरी 1950 ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी।
संविधान सभा की अंतिम बैठक को अगर काउंट कर लेते हैं 24 जनवरी 1950 की, तो कुल 12 सत्र होते हैं, यानी कुल अधिवेशन 12 थे। तो आपको ध्यान रखना है स्पष्ट रूप से 12 थे, 11 के चक्कर में नहीं पढ़ना। दूसरी चीज, ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में एक प्रश्न और इस बात का भी पूछा जाता है कि जब संविधान सभा निर्वाचित होकर आई, संविधान सभा में कुछ फैक्ट ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए संविधान सभा में कितने सदस्य ऐसे थे जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र से थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट। इसके सदस्य कितने थे? 26। आपसे पूछेगा अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, तो अनुसूचित जनजाति एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके सदस्य हैं 33। यानी कुल मिलाकर के अगर हम अनुसूचित जाति देखें 26, अनुसूचित जनजाति देखें 33, और फिर आपसे पूछेगा आप ये बताइए इसमें महिला सदस्य कितने हैं। कुल महिला सदस्य की अगर हम बात करें तो 15 है। यह है कुल महिलाएं इसमें 15 थीं, तो 15 कुल महिलाएं हैं। अनुसूचित जनजाति के 33 हैं, एसटी के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एससी हैं 26। कुल मिलाकर के अब संविधान सभा अपना जो कार्य करना शुरू करेगी। संविधान सभा का निर्वाचन हो गया, सदस्य आ गए निर्वाचित होकर। मुस्लिम लीग बहिष्कार करेगी क्योंकि वो परिणाम से संतुष्ट नहीं है, अपेक्षित परिणाम उसके हिसाब से नहीं आए हुए। अब देखिए संविधान सभा, इसको मिटाना पड़ेगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको मिटाते हैं। अब यहां देखते हैं कि जो संविधान सभा बनी, इस संविधान सभा ने अपनी बैठकें शुरू की, और संविधान सभा की बैठक होती है तो देखिए संविधान सभा इसकी प्रथम बैठक, इसकी जो प्रथम बैठक हो रही है वो प्रथम बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। और ये जो 9 दिसंबर 1946 को हो रही है ये दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये जो दिल्ली का सेंट्रल हॉल है, ये सेंट्रल हॉल ही हमारा क्या था? संसद भवन, वहीं पर दिल्ली में हो रही थी। और इसमें जो प्रथम बैठक हुई उसका एक अस्थायी अध्यक्ष रखा गया, अस्थायी सभापति यानी अध्यक्ष। ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इन्हें क्यों रखा गया है? ये सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते। बहुत अच्छा सा प्रश्न बनाएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी रूप से नहीं थे। क्यों थे? निर्वाचन हुआ था इनका क्या? नहीं, बल्कि ये बुजुर्ग थे इस वजह से हुए थे। निर्वाचित होकर तो आए थे पर अध्यक्ष के तौर पे निर्वाचित नहीं होकर आ रहे हैं। ये बिहार से सदस्य थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये बिहार से सदस्य थे। जब संविधान सभा में जो चुनाव हो रहे थे उसमें बिहार से जीत कर ये आए थे, और ये अस्थायी सभापति के तौर पे आए हैं। बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इनको क्या कर दिया गया है? यहाँ पर निर्वाचित। ये क्यों इनको जिम्मेदारी दे दी गई? क्यों दिया गया? फ्रांस में एक परंपरा थी कि जब कभी कोई मीटिंग होगी तो जो वहां सदस्य हैं उनमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा उसी को क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष। ध्यान रखिए, इस बात की पुष्टि स्वयं सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं। ये सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं, जब इनको बोलने का मौका उद्घाटन अधिवेशन में होता है तो ये कहते हैं आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हमें दी है वो इसलिए दी है क्योंकि मैं सदस्य सबसे बुजुर्ग हूं। ये बात खुद वो स्वीकार करते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा वो व्यक्ति हैं 8 वर्षों तक पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वाइस चांसलर रहे। कांग्रेस में पहले सदस्य थे, लेकिन 1920 में कांग्रेस 1920 कांग्रेस से नाराज हो गए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा से कांग्रेस को रिज्वाइन किया और यहां संविधान सभा में उनको सम्मान देते हुए, बुजुर्ग थे इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कौन व्यक्ति था जिसने इनको कहा था कि आप आइए और अस्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण कीजिए? वो व्यक्ति, देखिए कितना अच्छा प्रश्न बन सकता है कि उस समय संचालन कौन कर रहा था? तो संचालन कर रहे थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। उन्होंने ही ये बोला कि हमारे बीच उपस्थित सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के और अस्थायी सभापति का पदभार ग्रहण करें। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, संचालन किसने किया था, किसने कहा था? तो ये आचार्य जे.बी. कृपलानी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल आपको लगेगा संविधान सभा हमारे सामने चल रही है, बस केवल आप ध्यान से सुनते चलिए। आचार्य जे.बी. कृपलानी साहब ने कहा और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने
आकर के वो सभापतित्व ग्रहण भी कर लिया। प्रश्न आपसे कहा जाएगा, जब ये आए तो इन्होंने आते ही उद्घाटन भाषण में क्या कहा? इन्होंने कहा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चिकित्सक ने हमें ये सलाह दी है कि दोपहर के बाद हम कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक उपसभापति ऐसा रखा जाए जो हमारा कार्य लंच के बाद करे। लंच तक तो हम कार्य कर लेंगे, उसके बाद डॉक्टर की परमिशन नहीं है, इस वजह से हम कार्य नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ एक उपसभापति नियुक्त कर दिया जाए। और ये इतना कहने के बाद इन्होंने नाम भी ले लिया। वो कौन है? तो इन्होंने कहा वो व्यक्ति है फ्रैंक जे एंथोनी। ये एक एंग्लो इंडियन है और ये एंग्लो इंडियन भारत में पहली बार जो लोकसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन थे उनमें से पहले व्यक्ति है। लगातार 7 बार लोकसभा में एंग्लो इंडियन के तौर पे मनोनीत हुए हैं फ्रैंक जे एंथोनी। इन्हें क्या बनाया गया? अस्थायी उपसभापति बना दिया गया। तो ये उपसभापति है। देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न हो सकता है कि स्थायी सभापति, अस्थायी सभापति कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपसभापति कौन था? फ्रैंक जे एंथोनी। खुद इन्होंने उसको नियुक्त कर दिया और इसमें किसी की स्वीकृति भी नहीं ली। इन्होंने अनाउंस किया और अनाउंस करने के बाद मौन हो गए सभी सदस्य कि हाँ ये उद्घाटन भाषण है। इन्होंने कहा आपका मौन होना इस बात का स्वीकृति दे रहा है कि मैं इनको नियुक्त कर दूं, और इन्होंने नियुक्त भी कर दिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली ही मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 की ही बातें हम सारी कर रहे हैं। इस 9 दिसंबर 1946 को इन्हें कुछ देशों से शुभकामना संदेश मिलते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ विदेश से शुभकामना संदेश मिलते हैं कि भारत अपने संविधान का निर्माण कर रहा है, अपने आईन को तय कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना संविधान अच्छे से बनाकर और अपने देश का विकास करें। इसमें शुभकामना संदेश कहां कहां से आ रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न आएगा कि जो शुभकामना संदेश विदेशों से आ रहे थे, कौन कौन से देश थे जिन्होंने शुभकामना संदेश दिया था? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला देश था, अमेरिका। दूसरा देश हमारा पड़ोसी चीन, जिससे आजकल हमारी नहीं बनती, उस समय हमको संदेश देकर के बधाई दे रहा था, चीन। और तीसरा कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश ऐसे थे जिनका शुभकामना संदेश 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पढ़ करके सदस्यों को सुनाया। इसके अलावा इन्होंने एक शोक संदेश भी पढ़ा। बहुत देखिए बारीकियां बहुत सारी हैं इसमें, उनके सारे एंगल्स को ध्यान देना है। एक शोक संदेश पढ़ा गया। शोक संदेश का मतलब एक सदस्य ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और वो पहली मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। वो कौन थे? एक बंगाल से सदस्य हैं प्रश्नदेव रैकुट। प्रश्नदेव रैकुट, ये प्रश्नदेव रैकुट साहब बंगाल के एक जमींदार हैं। इनका निर्वाचन हुआ था बंगाल से, परंतु इनकी मृत्यु हो गई थी 9 दिसंबर 1946 की सभा में नहीं पहुंच पाए। बहुत अच्छा सा प्रश्न आपसे पूछेगा और कहेगा कौन सा ऐसा सदस्य था जो संविधान सभा का सदस्य तो निर्वाचित हुआ, परंतु वह पहली मीटिंग के समय शोक संदेश के रूप में पढ़ा गया क्योंकि उसका निधन हो चुका था। तो कौन है? प्रश्नदेव रैकुट साहब। तो प्रश्नदेव रैकुट ये आपके सॉरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इनके बारे में शोक संदेश पढ़ा था। तो देखिए कितने बारीक एंगल से आप इनको समझते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से चलते जाइए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहां पर शोक संदेश पढ़ रहे हैं और शुभकामना संदेश पढ़ रहे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक फ्रैंक जे एंथोनी को उपसभापति नियुक्त कर दे रहे हैं और खुद यहां पर देखिए ये उपसभापति और सभापति कार्य क्या कर रहा था, बिल्कुल फील करके देखिए। संविधान सभा के सदस्य आ रहे हैं, सभापति बैठा है, जितने सदस्य आते थे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते थे। हस्ताक्षर करने के बाद अपना परिचय पत्र दिखाते थे और उसके बाद हाथ मिलाते थे और सभापति से हाथ मिलाकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते थे। यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उन्होंने अपना परिचय पत्र किसको दिखाया? क्योंकि वो तो सभापति थे। तो देखिए संविधान सभा की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी गई है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपना आई कार्ड यानी अपना परिचय पत्र स्वयं को दिखाया और उसके बाद उन्होंने बाकी सदस्यों के आई कार्ड देख करके और उनको अपने सदस्यों को अपने अपने स्थान पे बैठने को कहा। बिल्कुल लाइव आपको लगना चाहिए कि संविधान सभा चल रही है। तो इस प्रकार से ये संविधान सभा यहां पर आई, पहली मीटिंग हुई और ये जो पहली बैठक है ये तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम सत्र कब से कब तक चला था, तो प्रथम सत्र मतलब 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और 23 दिसंबर 1946 तक चला था। यानी 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक ये चला था।
इसमें से 3 दिन बैठकें नहीं हुई थी। देखिए कितना बारीक प्रश्न आपसे पूछेगा, कौन से 3 दिन ऐसे थे जिनमें मीटिंगें नहीं हुई थी? एक 14 तारीख, एक 15 तारीख और एक 20 तारीख। इन तीनों तारीखों में, यहां हम तारीख की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, ये सब 1946, उसमें इन दिनों के बीच में मीटिंगें नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से ये आपका बना। अब इसको मिटाते हैं, आप ध्यान दीजिए इसको और आगे चलते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बहुत पुस्तकों में संविधान सभा की पहली बैठक को लेकर के थोड़ी सी भ्रांति है, उसको भी दूर करते हैं। कहा जाएगा कि जो प्रथम बैठक थी, इस प्रथम बैठक में महिलाएं कितनी थी? कुल महिलाएं जो थी उनकी आप लोग बात कर चुके हैं, महिलाओं का पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर हम कर दे रहे हैं। तो अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक में महिलाएं कहें तो 10 थी, पर अगर पूछा जाए कुल संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो कुल महिलाओं की संख्या है 15। आपसे कहेगा सर्वाधिक महिलाएं कौन से प्रांत से थी, तो सर्वाधिक संख्या महिलाओं की थी, बात महिलाओं की हो रही है, तो सर्वाधिक संख्या में महिलाएं 5 थी और ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत से थी। और ये संयुक्त प्रांत का मतलब आज का उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश है 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम आ गया, यही पहले संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत से 5 यानी हमारे प्रदेश का इसमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रहा है संविधान सभा में महिलाओं के रूप में। देखिए, और कुल भी पूरे सदस्यों में ले लें, पुरुष और महिला सब देख लें, तो भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का था और इनमें महिलाएं भी सबसे ज्यादा हैं, 5 हैं। प्रश्न आपसे कहेगा कि आप ये बताइए जो 5 है महिलाएं, एक कंफ्यूजन यहां और लोगों को रहता है, पुस्तकें कंफ्यूज करती हैं इधर उधर लिख के डेटा, थोड़ा समझिए। जो कुल सदस्य संख्या है, ये कुल सदस्य संख्या आपके संविधान सभा में निर्वाचित थी 389, डिसाइडेड थी 389, उसमें से 296 तो निर्वाचित थे और बाकी 93 मनोनीत थे। लेकिन जब आप ये भी जानते हैं कि जब देश का विभाजन हो गया, देश के विभाजन के बाद यहां पर सदस्य संख्या में परिवर्तन आ गया और वो केवल 299 सदस्य रह गए। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारा देश 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजित हुआ। इस योजना को डिक्री बर्ड प्लान भी कहा जाता है, डिक्री बर्ड प्लान। ये जो डिक्री बर्ड प्लान है, इसी को इस्मा योजना भी कहा जाता है। और ये जो इस्मा योजना है, इसको लॉर्ड माउंटबेटन ने रखा था, इसलिए इसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। 3 जून को रखा था 1947 में, इसलिए इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं। और ये जो माउंटबेटन 3 जून योजना है, इसी को, क्योंकि देश का टुकड़े टुकड़े में बंटवारा करने की बात की गई थी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। यानी बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है देश को टुकड़े में तोड़ना, तो बाल्कन प्लान है ये, यानी बाल्कन योजना। तो ये जो आपके 3 जून 1947 को जब योजना रखी गई, तो उसके विभाजन में हमारे भारत में जो बची, अब 299 सीटें बची। जब 389 थी तो 93 देशी रियासतों से थी और 296 निर्वाचित थी। जब 299 बची, तब यहां पर अगर पूछा जाए कि निर्वाचित यानी ब्रिटिश प्रांतों से अगर बात की जाए, ब्रिटिश क्षेत्र से, तो कितनी बची? यहां पर 229 बची। और जो देशी रियासतें थी, जहां से मनोनीत होकर आए थे, वहां देशी रियासतों से बचे केवल 70। तो 70 और 229 जोड़ दे तो 299। यानी अब विभाजन इस प्रकार से हुआ। और जब विभाजन हो गया तो 15 महिलाओं में क्या परिवर्तन आ गया? उनको देखिए, 15 महिलाएं तब थी जब हमारी सदस्य संख्या 389 यानी विभाजन के पहले, और जब विभाजन हो गया तो इनमें से 15 में से 3 महिलाएं उस क्षेत्र में चली गई जो पाकिस्तान के लिए संविधान सभा बनी। तो हमारे देश में विभाजन के बाद महिलाओं की संख्या में भी परिवर्तन आया। विभाजन के बाद संख्या जो थी महिलाओं की अब बची 12। 3 महिलाएं 15 में से वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई, जहां पाकिस्तान के क्षेत्र में जो संविधान सभा आएगी। अब प्रश्न यहां से एक और बनता है कि पाकिस्तान की संविधान सभा की घोषणा कब हुई? कि पाकिस्तान के लिए संविधान सभा बननी चाहिए, पाकिस्तान की संविधान सभा की घोषणा, अलग से संविधान सभा बननी चाहिए। यह कब हुआ? तिथि नोट करिएगा, 26 जुलाई
1947। देश आज़ाद नहीं हुआ है अभी, देखिए 15 अगस्त 1947 को आज़ादी होती है, उसके पहले 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बननी चाहिए, ये घोषणा हो चुकी है। और जैसे ही ये हुआ है तो सदस्य हमारे कम पड़ गए हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को मिल चुका है, तो सदस्य संख्या जो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित थी उसमें कमी आ गई है। कमी आने के बाद कितनी हुई है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ विभाजन के बाद जो जनसंख्या है हमारे यहाँ पर महिलाओं की, वो विभाजन के बाद महिलाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 12, जो हमारे यहाँ क्षेत्र में बची। अब बात आती है कि प्रथम बैठक में 10 महिलाएं थी। ये प्रथम, पुस्तकों में 9 लिखा हुआ मिलता, बिल्कुल ठीक नहीं है, पुस्तकें गलत लिख रही हैं, यहाँ पर 9 नहीं है, 10 ही है। और अभी हम बात करेंगे कौन सी 10 महिलाएं हैं। तो ये 10 महिलाएं आपके पहले बैठक में हैं और कुल महिलाएं 15। इनको आप नोट कर लें, फिर इनको हम मिटा करके आगे बातचीत करते हैं। ये जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है उसमें महिलाएं कौन कौन सी हैं और कहाँ से क्षेत्र से हैं महिलाएं, उनको देखते हैं। तो कौन सी 10 महिलाएं? देखिए, प्रथम बैठक, जब हम प्रथम बैठक की बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की, इसमें अगर हम बात करें महिला, पहली महिला अम्मू स्वामीनाथन। ये जो अम्मू स्वामीनाथन है ये मद्रास के क्षेत्र से थी, ये प्रथम महिला है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रथम महिला, अगर बारीक प्रश्न में पूछा जाएगा तो प्रथम महिला कौन है? अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास के क्षेत्र से थी। और दूसरी महिला कौन है? यहां पर मद्रास के ही क्षेत्र से दूसरी भी थी, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख, ये जो दुर्गाबाई देशमुख है ये भी मद्रास से है। एक और महिला है जो मद्रास से है, दक्षयानी बेलायुधन। जो दक्षयानी बेलायुधन है ये भी मद्रास से है। ये एकमात्र प्रथम पहली बार में आई दलित महिला है। दलित महिला, अच्छा सा प्रश्न यहां से दलित महिला पे भी बनता है। तो दलित महिला जो है ये दक्षयानी बेलायुधन मद्रास के क्षेत्र से है, जो दलित महिला है। और यहां से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से ये दक्षयानी बेलायुधन मद्रास से के क्षेत्र से हैं। अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई और दक्षयानी बेलायुधन तीनों मद्रास के क्षेत्र से हैं। चौथी महिला अगर हम देखें, सुचेता कृपलानी। ये जो सुचेता कृपलानी है आचार्य जेबी कृपलानी की पत्नी है और ये संयुक्त प्रांत से है। ये है संयुक्त प्रांत यानी यूपी, वर्तमान यूपी। तो संयुक्त प्रांत से हैं, यूनाइटेड प्रोविंस से हैं सुचेता कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी की पत्नी है। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं और ये सौभाग्य से हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से निर्वाचित होकर आ रही हैं। पांचवी कौन है? कमला चौधरी, ये भी है संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत से। और अगर हम छठी और बात करें, कमला चौधरी के अलावा भी क्या यहां से कोई और भी था हमारे संयुक्त प्रांत से? तो कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी, ये दो लोग के अलावा एक व्यक्ति और है, एक महिला और है जो हमारे संयुक्त प्रांत से ही थी, पूर्णिमा बनर्जी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम सारी महिलाओं की बात कर देंगे कौन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पुस्तकों में नो लिखा है वो गलत है। पूर्णिमा बनर्जी ये भी कहां से हैं? संयुक्त प्रांत यानी यूपी से हैं। तो देखिए यूपी से 3 महिलाएं, अभी थोड़ी देर पहले हम कहे थे 5 महिलाएं कुल हैं, 3 पहली वाली मीटिंग में है और 2 बाद में आएंगी। कुल मिला के 5 थी, 3 तो यहां आ गई। अब देखिए 3 है मद्रास से, 3 है उत्तर प्रदेश से यानी संयुक्त प्रांत से। 7वीं महिला अगर हम बात करें तो 7वीं कौन है? हंसा मेहता। ये महिला कहां से है? उस समय का बंबई और वर्तमान में मुंबई, वहां से है हंसा मेहता। इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है नीचे कवर ना हो रहा हो। तो 8 नंबर पे कौन है? ये है मालती चौधरी। मालती चौधरी, मालती चौधरी कहां से है? उस समय का उड़ीसा और आज का ओडिशा, यहां से है मालती चौधरी। 9 नंबर पे कौन है? लीला रे। ये लीला रे कहां से है? बंगाल से। तो ये बंगाल के क्षेत्र से है, बंगाल से है लीला रे। तो देखिए अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षयानी बेलायुधन, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, मालती चौधरी ओडिशा से, लीला रे बंगाल से है। और 10वीं महिला जो है, इसमें 10वीं महिला के रूप में कौन है?
किस क्षेत्र से हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नी, देखिए ये जो टोटल महिलाएं हमारे यहाँ पर आई हैं उनमें पुस्तकों में इस क्षेत्र को भी लेकर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। लीला रे को बता दिया गया है ओडिशा से, यानी उड़ीसा से। वो लीला रे वहां से नहीं थी, मालती चौधरी उड़ीसा से थी और लीला रे जो थी वो बंगाल के क्षेत्र से थी। तो इनमें भी किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। और एक है आपकी सरोजिनी नायडू। ये जो सरोजिनी नायडू है, ये सरोजिनी नायडू कहाँ से है? सरोजिनी नायडू हैं बिहार से। इनका निर्वाचन कहाँ से हो रहा है? बिहार। ये 10 महिलाएं हैं जो पहली वाली बैठक में भाग ली। सरोजिनी नायडू को लेकर कंफ्यूजन नहीं होइएगा क्योंकि आपको लगेगा कि सरोजिनी नायडू तो उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल के पद पर आई थी और देश के किसी भी राज्य में पहली बनने वाली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू हैं। कांग्रेस में पहली बार महिला के रूप में भारतीय अगर अध्यक्ष बनी थी तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू के पहले हालांकि 1917 में अध्यक्षता कर चुकी थी एनी बेसेंट, लेकिन वो आयरलैंड की महिला थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा थी। वो पहली बार कोई महिला कांग्रेस में अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो विदेशी थी। देशी अगर भारत की अगर हम बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। 1925 का अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, वहां पर इन्होंने किया था। तो कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि शायद ये उत्तर प्रदेश से रही होंगी, तो संयुक्त प्रांत से नहीं थी, ये बिहार से थी। तो ये 10 महिलाएं थी जो पहली बैठक में आई, तो इसलिए स्पष्ट रूप से आप इनको ध्यान रखिए 10 हैं। अब अगर बात करें 15 में, हम 15 पूरी कर लेते हैं। कौन कौन सी 15 थी टोटल? अगर हम 11वीं की बात करें तो कौन यहां पर और है जो इसमें नियुक्त होता है, और वो टोटल 15 में और कौन 11वीं में है? विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत ही चर्चित विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। इनका संयुक्त प्रांत से इनका भी निर्वाचन होता है, यानी यूपी से। ये विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला हैं जो भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, जनरल असेंबली में महिला के रूप में जाने वाली पहली महिला है विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपके उत्तर प्रदेश से नियुक्त होकर के यहाँ पर निर्वाचित होकर आई हैं। अगर हम 12वीं की बात करें तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है, एकमात्र मुस्लिम है। और ये एकमात्र मुस्लिम महिला ये भी संयुक्त प्रांत से है। देखिए उत्तर प्रदेश से हमने आपसे कहा था संयुक्त प्रांत से 5 महिलाएं हैं, 3 यहाँ लिखी हुई हैं, 2 यहाँ लिखी हैं। 3 पहली वाली मीटिंग में शामिल थी, ये 2 बाद में आई, कुल 5 शामिल थी। 12 महिला यहाँ टोटल हो चुकी। यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर 13वीं महिला, 13 नंबर की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा ही देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं 13वें नंबर पे कौन सी महिला है? राजकुमारी अमृत कौर। कहां से हैं? मध्य प्रांत, वर्तमान में मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत से हैं राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर कहां से है? मध्य प्रांत से, मध्य प्रांत से 13 नंबर पे है। 14 नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन है? देखिए 14 नंबर पे आपके इस मध्य प्रांत के अलावा एक है रेणुका राय, बहुत ही चर्चित महिला थी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से। अब यहां हम पश्चिम बंगाल लिख रहे हैं, बंगाल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाद में आई है। तब तक देश की संविधान सभा का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान के अलग जा चुकी थी, पश्चिम बंगाल हमारे भारत के क्षेत्र में था, तो ये इसलिए हम यहाँ पश्चिम बंगाल लिख रहे हैं। देखिए बारीकियां पकड़ने की कोशिश करिए, जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें तो बहुत बारीक तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। ये रेणुका राय। 15 नंबर पे कौन है? एनी मैस्करीन्स, एनी मस्कराने भी इनको बोला जाता था। कहां से है ये? उस समय का त्रावणकोर, त्रावणकोर एंड कोचीन कहा जाता था इसको, और वर्तमान में ये है केरल। तो यहां से है। ये टोटल 15 महिलाएं थी, आपके सामने है 15 की 15 महिलाएं, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखा जा सकता। आपसे कहा जाएगा इनमें से कौन सी महिला ऐसी थी जो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, ध्यान रखें। तो इस प्रकार है। ये जितनी भी बातें हम अभी तक बता रहे हैं, चाहे प्रश्नदेव रैकुट के शोक संदेश की बात हो, चाहे विदेशों से आए हुए शुभकामना संदेशों की बात हो, चाहे पहले मीटिंग में कितनी महिलाएं हैं उनकी बात हो, खुद उपसभापति कौन नियुक्त कर दिया गया उसकी बात हो,
क्यों नियुक्त हुए हैं सभापति जो अस्थायी हैं, इन सभी की बातें, सारे एंगल आप समझते चलें। ये पहली मीटिंग की ही बात हो रही थी, इनमें हमने सारी महिलाओं को यहीं पर लिख दिया हुआ है, 10 ही पहली मीटिंग में थी, कुल ये थी। प्रश्न एक ये भी आता है कि प्रथम मीटिंग में कुल सदस्य कितने थे। तो पहली मीटिंग जो 9 दिसंबर 1946 की हुई, उसमें कुल सदस्यों की अगर हम संख्या कहें, प्रथम बैठक के कुल सदस्य, महिला तो 10 थी, तो कुल सदस्य की अगर हम बात करें तो वो 211 थी। 211 सदस्य संख्या थी, क्योंकि 207 उसमें वो मेंबर थे जिन्होंने अपने परिचय पत्र का हस्ताक्षर करके बैठे थे, 4 ऐसे थे जिन्होंने परिचय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किया था। तो कुल मिला के 211 सदस्य थे जो मीटिंग में अटेंड कर रहे थे। तो 211 ही आपको ध्यान रखना है, 207 नहीं ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर वाले ही किए थे, दूसरों ने नहीं किए थे, 4 ने, लेकिन वो संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को मौजूद थे। तो प्रश्न में आपका उत्तर 211 ही होगा। ये प्रथम बैठक के कुल सदस्य हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रथम बैठक की कुल सदस्यता की संख्या यहां 211 हो गई। अब 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे। अब हम बात करते हैं इसकी द्वितीय मीटिंग, और वो द्वितीय मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946। ये जो 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग हो रही है, इस 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग में पहली बार देखिए क्या चीजें, दो बड़े कार्य हुए इसमें। क्या हुआ? पहली बार अस्थाई अध्यक्ष मिला, परमानेंट। तो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर कौन चुने गए? बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बिहार से है। अजात शत्रु इनको कहा जाता है, यानी जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। बहुत लोकप्रिय थे। इन्हें देश रत्न कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। ये स्थायी अध्यक्ष के तौर पे आए। यहीं पर 11 दिसंबर 1946 को हमारे जो संवैधानिक सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हो गए। और वो संवैधानिक सलाहकार कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। अभी इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव, ये म्यांमार का संविधान बनाने में भी योगदान दिए थे, लेकिन ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनके भाई B शिवा राव थे, वो संविधान सभा के सदस्य थे। B शिवा राव, तो B शिवा राव इनके भाई हैं, वो संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन खुद बेनेगल नरसिंह राव जो यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार हैं, वो हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए। अब एक प्रश्न यहां से ये भी बनता है कि आप ये बताइए कि अगली मीटिंग कब हुई? 13 दिसंबर 1946। क्या महत्वपूर्ण है इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब उद्देशिका, क्या चीज उद्देश्य लेकर हम लोग संविधान सभा में आए हैं, देश को हम क्या बनाना चाहते हैं। हम प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, कि लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, या फिर राजतंत्र बनाना चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था देश में हम चाहते हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं। जो हम संविधान लिखने आए, हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, उनको रखा गया, इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार नहीं हुआ। तो अगर बात पूछा जाए कि इसकी स्वीकृति कब हुई, तो इसकी स्वीकृति होती है 22 जनवरी 1947। देखिए 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, दिसंबर के बाद जनवरी आएगी तो उधर हो जाएगा सन 1947। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। एक प्रश्न यहां से भी बारीक प्रश्नों में बनता है, छोटे एग्जामों में तो नहीं आएगा पर बड़े एग्जाम में आएगा, कि जो बेनेगल नरसिंह राव हैं, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था। और आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए, जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, उस प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद थे? जो इन्होंने प्रारूप तैयार किया है उसमें अनुच्छेद थे 243। 243 अनुच्छेद थे। और इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। वो प्रारूप नहीं तैयार कर रही थी। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है कि प्रारूप समिति प्रारूप बनाने के लिए बनी थी। नहीं भाई, प्रारूप बनाया है बेनेगल नरसिंह राव ने। उनके 243 अनुच्छेद पूरा खाका तैयार कर रखा। प्रारूप का मतलब होता खाका। उस खाका में बस इंफॉर्मेशन भरनी थी, उस पर विचार विमर्श करने के लिए आपकी प्रारूप समिति बनती है। 114 दिनों की बहस के बाद
प्रारूप समिति उसका प्रारूप तैयार कर देती है, जिसमें उसको फिट कर देती है। तो प्रारूप तैयार किया गया है बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, उसमें डेटा भरने का काम किया है प्रारूप समिति ने। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता, आधुनिक भारत का मनु और भारत में संविधान का जनक और जननी, क्योंकि संविधान सभा के एक सदस्य थे केवी राव, वो क्या कह देते हैं, वो कहते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो संविधान सभा के केवल जनक ही नहीं बल्कि जननी भी हैं। अब ये जो 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, सारी बातें हम लोग यहाँ देखें। अब संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई और उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा अपना कार्य करे, तो इसलिए सदस्यों को कुछ समितियों में बांट दिया गया, सबको अपने अपने कार्य दे दिए गए और उन्हीं कार्य के अनुसार समितियां अपना अपना कार्य शुरू कर दी हैं। तो देखिए, संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी समितियां बनी। देखिए, समितियों में अगर हम बात करें कुल कितनी बनी थी, तो कुल बनी थी 26। इनमें से अगर हम बात करें प्रमुख कितनी थी, तो प्रमुख समितियां थी 13 और 13 थी जो प्रमुख नहीं थी। फिर पूछे इन 13 में बड़ी समितियां कितनी थी, तो वो 8 ही थी, 8 समितियां थी। तो कुल मिलाकर के जो समितियां बन रही हैं, क्यों बनाई जा रही हैं, जिससे कार्य सुचारू रूप से हो और हर व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य मिल जाए। अपनी अपनी समिति को अपना स्पेशल कार्य होगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो करेगी, इसके लिए समितियां बनाई गई हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। इसी प्रारूप समिति को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी को ही हम लोग बोलते हैं पांडुलेखन समिति, और इसी पांडुलेखन समिति को हम लोग बोलते हैं मसविदा समिति, मसौदा समिति। तो चाहे हम मसविदा समिति कहें, पांडुलेखन समिति कहें, ड्राफ्टिंग कमेटी कहें या प्रारूप समिति कहें, ये समिति में कुल संख्या अगर बात की जाए तो वो थी 7। अध्यक्ष सहित ये संख्या 7 है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए इनको संविधान का जनक और जननी केवी राव कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर और हम बात करें इसके सदस्य कौन है, तो देखिए कौन सदस्य हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरे हैं गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। इसमें एक व्यक्ति हैं कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ये मूलतः कांग्रेसी थे। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपके सदस्य हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसमें कौन ऐसा सदस्य था जो मूलतः कांग्रेसी था। बाकी सदस्य भी कांग्रेसी ही हैं। अगर एक सदस्य को छोड़ दें, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये लिख ही देते हैं उनको नीचे, तब आप जान पाएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बाकी अगर हम देखें तो जितने भी सदस्य हैं इसमें वो सब कांग्रेसी हैं, लेकिन यानी एक को छोड़ दे तो 6 बचे, 6 कांग्रेसी हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मूलतः शुरू से कांग्रेसी ही रहा है वो है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट को जरूर ध्यान में रखते चलें साथ साथ। तो देखिए, यहाँ पर आपके 4 सदस्य हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद अध्यक्ष हैं। 5वें अगर हम बात करें और कौन है, तो एक है एन माधवराव, एन माधवराव। ये बीएल मित्र के स्थान पे है। बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब था, इसलिए उन्होंने इससे रेजिग्नेशन दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो बीएल मित्र के स्थान पर कौन लाए गए थे, एन माधवराव। फिर अगर हम इसके बाद की बात करें तो और कौन व्यक्ति था, टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी। ये जो टी कृष्णमाचारी हैं, ये किसके स्थान पे आए हैं, डीपी खेतान साहब की। इनकी मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने त्यागपत्र दिया है क्योंकि स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से वो मरे नहीं हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर देखें तो 6 सदस्य ये हो गए और एक अध्यक्ष साहब हो गए। कुल मिलाकर 7 सदस्यों से बनी। और प्रारूप समिति का अगर हम बात करें गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, 29 अगस्त 1947।
29 अगस्त 1947 को यह ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाई है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब यह समिति बनाई, उसको काम था, कितना बहस किया इन्होंने, हमने कहा कुल बहस इन्होंने प्रारूप पर, क्योंकि विचार विमर्श इनका था प्रारूप पर विचार विमर्श करना, प्रारूप तैयार करना इसका काम नहीं था। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, प्रारूप तैयार किया गया था बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, जो संवैधानिक सलाहकार है, उस पर विचार विमर्श कर रही थी। कुल बहस इन्होंने 114 दिनों की करी और 114 दिनों की बहस के बाद इन्होंने इसको फाइनली एक्सेप्ट किया। तो जो संविधान सभा में ये समिति बनाई गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। इन पर चर्चा और भी डिटेल में आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा भी पुस्तकों में थोड़ा सा अटपटी लिखी हुई होती है, उसको समझिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझते चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रश्न पूछेगा कहां से संविधान सभा के सदस्य थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना चुनाव लड़ा था मुंबई से। कहां से चुनाव लड़े थे? मुंबई। और मुंबई से चुनाव लड़े और हार गए, चुनाव में हार गए। फिर इन्होंने अपना मुस्लिम लीग की सहायता से एक स्थान से चुनाव लड़ा, जयसूर कुलना सीट से, और यह जयसूर कुलना सीट थी बंगाल की। यहां से चुनाव लड़े, इस बार चुनाव जीत गए। लेकिन किस्मत देखिए कि चुनाव तो जीत गए, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग बन गई, तो ये जयसूर कुलना वाली सीट पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई। अब बताओ, ये तो सदस्य ही नहीं बचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतनी महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष हैं, वो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं बचे। इस वजह से जयसूर कुलना की सीट जब वहां चली गई, तब हमारे जो संवैधानिक सलाहकार हैं बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए उन्होंने कहा कि इनको कैसे सदस्य बनाया जाए, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने उस समय किनसे बात करी? बंबई प्रांत के उस समय के, आज का मुख्यमंत्री, उस समय बंबई प्रांत का पद मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री का पद था। तो ये प्रधानमंत्री का ऐसा मतलब नहीं है कि बंबई में प्रधानमंत्री, उस समय पद ही प्रधानमंत्री था, आज के मुख्यमंत्री के जैसे प्रांतों में बैठते थे, प्रधानमंत्री का पद था। तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बीजी खैर साहब से कहा गया कि आप अपने यहां इनको किसी तरीके से एंट्री कराइए। तो बीजी खैर, उन्होंने MR जयकर से कहा कि आप अपना त्यागपत्र दे दीजिए। तो इनके स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया। अंबेडकर आए। देखिए प्रश्न क्या बनेगा, कहेगा डॉक्टर अंबेडकर सदस्य कहां से थे, तो अंतिम रूप से बंबई से आए हैं, इसलिए सदस्य बंबई से हैं। लेकिन अगर बंबई विकल्प में ना हो तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव तो बंगाल से भी जीता ही था, तो इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा बिल्कुल स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। अंतिम रूप से बंबई से आए, पहली बार बंबई से हार गए थे, फिर ये जब जीते तो वो क्षेत्र पाकिस्तान चला गया, और उसके बाद बंबई से बीजी खैर के द्वारा MR जयकर से त्यागपत्र दिलाया गया, और उनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा में पहली समिति प्रारूप समिति बनकर तैयार हुई। और कौन सी समिति है उस पर भी बातचीत करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी समिति और कार्य कर रही थी। देखिए, और समिति है संघ का शक्ति समिति, संघ की संविधान समिति, यानी एक ऐसी समिति जो संघ का संविधान तैयार करेगी। संघ संविधान समिति, जो संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। ठीक इसी तरीके से संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ये जो संघ शक्ति समिति है इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। पहली समिति आप पढ़ चुके हैं, ये दूसरी समिति, तीसरी समिति। चौथी समिति की अगर हम बात करें तो राज्यों से संबंधित समिति, राज्यों मतलब प्रांतों से संबंधित, इनका विलय कैसे हो देश में, इसको लेकर जो समिति बनाई, सलाह हो कैसे इनका विलय हो जाए हमारे देश में यानी भारत में, इसको लेकर के समिति बनी थी। तो राज्यों यानी प्रांतों से संबंधित समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल ही थे, जवाहरलाल नेहरू। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि राज्यों से संबंधित समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, उनकी समिति का नाम है प्रांतीय संविधान समिति। जैसे ये संघ संविधान समिति थी वैसे प्रांतीय संविधान समिति। इस प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष।
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने सौंपी थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं के द्वारा दिलाई गई थी, दे रही हैं महिलाएं, पर उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी से दिलवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार इनकी उपाधि। ये प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांत का संविधान कैसे बनना चाहिए उस समिति के अध्यक्ष हैं। संघ का संविधान, केंद्र का संविधान कैसे बनना चाहिए वो जवाहरलाल नेहरू है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री। अब हम अगर बात करें और संविधान समिति क्या बनी थी, एक बनी थी मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार, और इसी में मौलिक अधिकार के साथ साथ में क्या कहा गया था, बहिष्कृत क्षेत्र, बहिष्कृत क्षेत्र और जनजाति। मौलिक अधिकार, बहिष्कृत क्षेत्र, जनजाति, इतने सबको मिलाकर के एक ही क्षेत्र में समिति बनाई गई थी और इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। तो मौलिक अधिकार, बहिष्कृत क्षेत्र और जनजाति, ये पूरा का पूरा। 7वें नंबर की अगर हम बात करें, इस मौलिक अधिकार के अलावा कौन सी समिति बनी थी, एक समिति बनाई गई संचालन समिति, संचालन समिति। संचालन वही करेगा जो अध्यक्ष होगा, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के भी अध्यक्ष हैं और इस समिति के भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति थी नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति। इस नियम एवं प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी समिति में एक और भी टर्म जोड़ा गया था बाद में, अल्पसंख्यक वर्ग। तो इसको बाद में जोड़ा गया था, लेकिन उसको ध्यान रखिए अल्पसंख्यक के लिए भी यहां पर जोड़ी गई थी। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक लोग, ये बहिष्कृत क्षेत्र, जो देश से बहिष्कृत लोग हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, जनजातियां, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको कैसे शामिल किया जाए। ये 8 वो समितियां हैं जो अभी हम कह रहे थे कि 8 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समिति, उनके अध्यक्ष कौन है। ये जो समिति मौलिक अधिकार वाली है, इसमें 2 उप समितियां, कुल 5 उप समितियां बनाई गई हैं, इसमें कुल 5 बनाई गई हैं, पर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे एक पूछता है कि आप ये बताइए कि मौलिक अधिकार की उप समिति, क्योंकि इस समिति में तो अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो उप समिति थी मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार, उसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी ही जो पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से, इन्होंने ही संचालन करते हुए ये कहा था कि आइए और अपना पद, अपना भार ग्रहण करिए। ये वही आचार्य जेबी कृपलानी हैं जो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 मेरठ में अधिवेशन हुआ था। आचार्य जेबी कृपलानी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार 1963 में किसके खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ देश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी की सरकार गिराने के लिए लाए थे। 3 बातें आचार्य जेबी कृपलानी से याद रखनी है। देश के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, पहली बार हमारे संवैधानिक इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले, और यह आचार्य जेबी कृपलानी जब 9 दिसंबर की मीटिंग चल रही थी, पहली वाली मीटिंग, उसमें संचालन यही कर रहे थे। इन्होंने ही कहा था सच्चिदानंद सिन्हा से कि आप आकर के अपना पदभार ग्रहण करिए। और इसमें एक उप समिति किसको लेकर बनाई गई, अल्पसंख्यक वाली, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी जो उप समिति बनी HC मुखर्जी थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और ये आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उपाध्यक्ष के तौर पे HC मुखर्जी हैं, और एक व्यक्ति उपाध्यक्ष और भी थे, यानी एक उपाध्यक्ष ये हैं, इसको हम अलग से ही लिख देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो संविधान सभा के कुछ फैक्ट हैं यहां पर हम देख दे रहे हैं, आपको लिख दे रहे हैं, उन्हें आप नोट कर लें कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष, क्योंकि फ्रैंक जे एंथोनी अस्थायी तौर पे थे, तो संविधान सभा के अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष 2 लोग हैं। एक कौन है, VT कृष्णमाचारी, VT कृष्णमाचारी साहब। दूसरे हैं HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये दोनों उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्हें आप जान ही रहे हैं। संविधान सभा के आपसे पूछा जाएगा सचिव कौन थे, सेक्रेटरी। संविधान सभा के सेक्रेटरी है HVR अयंगर, HVR अयंगर है।
पूछा जाएगा आप बताइए चीफ ड्राफ्टमैन कौन है, जो ड्राफ्ट को लिख रहे थे। ये चीफ ड्राफ्टमैन जब बन रहा था तब, बाद में जब बनकर तैयार हुआ तो मूल प्रति किसी और ने लिखी है, वो भी अभी लिखेंगे। चीफ ड्राफ्टमैन जो है वो कौन है, LN मुखर्जी। तो LN मुखर्जी यहां पर कौन है, जो चीफ ड्राफ्टमैन है, और सचिव हैं HVR अयंगर। और यहां पर अगर बात करें उपाध्यक्ष जो थे वो दो लोग थे, VT कृष्णमाचारी। इनको TT कृष्णमाचारी से कंफ्यूज नहीं होना, TT कृष्णमाचारी पहले हम बता चुके हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे वो, तो ये उपाध्यक्ष हो गए। अब प्रश्न आपसे कहेगा कि जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, संविधान जो बनकर के तैयार हुआ उस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि संविधान बनकर तैयार होने में समय कितना लगा। जो संविधान है, संविधान तैयार कितने समय में हुआ, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इतना समय लगता है। पूछेगा खर्च कितना लगा, 63,96,729 रुपया लगा था। फिर प्रश्न आपसे कहेगा कितने देशों का संविधान पढ़ा गया। देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके 63,96,729 रुपए की लागत से